हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी लेखपाल एग्जाम के लिए एनवायरनमेंट की 7वीं क्लास है। इसके पहले 6 क्लासेज आ चुकी हैं और इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है लेखपाल करके, उसमें वो सारी क्लासेज पड़ी हुई हैं। जिसने भी वो क्लासेज नहीं देखी जाके देख सकता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पर्यावरण प्रदूषण तथा संरक्षण। ये आखिरी टॉपिक है लेकिन सबसे विस्तृत टॉपिक है, क्योंकि पर्यावरण के अलग अलग घटक होते हैं और सारे घटकों के प्रदूषण देखेंगे हम। जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण। ये सारी चीज़ें देखेंगे तो थोड़ा सा विस्तृत हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ प्रदूषण नहीं देखेंगे, प्रदूषण देखेंगे, इसके बाद उनके कारक देखेंगे, इसके बाद उसको दूर करने के उपाय देखेंगे, फिर सरकार और क्या क्या योजनाएं चला रही हैं और करंट में क्या क्या हो रहा है दुनिया भर में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो 2 से 3 क्लासेज पर्यावरण प्रदूषण और उसके संरक्षण पर आएंगी। और जैसा मैंने बोला, ये आखिरी टॉपिक है। आज की क्लास में हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, फिर देखेंगे देखो कौन कौन से प्रदूषण पढ़ने हैं। वायु हो गया, ध्वनि हो गया, जल हो गया, तापीय हो गया, मृदा हो गया, रेडियो धर्मी प्रदूषण छठवां हो गया। आज की क्लास में हम वायु प्रदूषण को बहुत डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा विस्तृत टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में जल प्रदूषण और एक और कोई आ जाएगा, और आखिरी क्लास में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे सबका मतलब गैसीय क्या होता है, कणकीय क्या होता है, क्या क्या स्रोत होते हैं घर के अंदर, घर के बाहर, फिर कौन कौन से प्रदूषक होते हैं मुख्य और उनका उत्सर्जन कहाँ से होता है, उनका प्रभाव क्या पड़ता है। इसके बाद आ जाएंगे हम पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि PM2.5, PM10 वगैरह, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। फिर फोटोकेमिकल स्मॉग और नॉर्मल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग के बारे में जानेंगे। फिर बहुत सारे सूचकांक है जो करंट में जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे सफ़र चल रहा है ना, AQI है, NAAQS है, इनके बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे, कौन कौन से प्रदूषकों को ये कवर करते हैं। एक गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल है, उसको देखेंगे। फिर भारत में हम प्रयास देखेंगे प्रदूषण को रोकने के लिए, भारत में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें भारत स्टेज 6 भी आ जाएगा, है ना। अभी इस टाइम सुन रहे होगे, न्यूज में रहा होगा, BS4 से लेके अब BS6 पे ट्रांसफ़र हो गए। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सब देखेंगे, फिर हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पर्यावरण के बारे में तो आप लोग जान ही गए होंगे, पहली क्लास ही थी पर्यावरण पर। तो पर्यावरण जब जान गए तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। क्या पर्यावरण में बदलाव ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है? नहीं। पर्यावरण में ऐसे अवांछनीय परिवर्तन, यानी नॉर्मल अगर प्राकृतिक रूप से बदलाव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अवांछनीय परिवर्तन जो सजीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अब जब सजीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा तो उनके पारितंत्र के लिए भी हानिकारक होगा, उनकी फूड चेन के लिए हानिकारक होगा। मतलब सजीव और उनके पूरे पारितंत्र के लिए हानिकारक हो, ऐसे अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाते हैं? पर्यावरण प्रदूषण। अब पर्यावरण में क्या, पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसा मैंने बोला, जल भी है आपका, मृदा भी है, वायु है, ध्वनि है। तो इसके किसी भी घटक में इस तरीके का अगर परिवर्तन आता है तो वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। यही यहाँ पर लिखा है कि पर्यावरण के किसी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर दूसरे शब्दों में समझ लें तो पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों, जिसे हम प्रदूषक बोलते हैं, इनका प्रवेश, अगर वो हानिकारक नहीं है तो हम उसको प्रदूषक नहीं बोलते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है और वो गोली चला रहा है, कश्मीर की घटना ले लेते हैं, वो गोली चला रहा है, ठीक। अब वो आम जनता पे गोली चला रहा है या बेवजह की गोली चला रहा है, निर्दोषों को मार रहा है, तो हमने उसको क्या है, आतंकवाद, गलत चीज, नेगेटिव चीज से जोड़ दिया, आतंकवादी है। अगर वही गोली हमने, हमारी सेना का जवान है और देश की सुरक्षा में चला रहा है, तो हमारे लिए गर्व का विषय है ना? तो ये है सिस्टम। ऐसे ही कि जब पर्यावरण में बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो अगर हानिकारक नहीं हैं और इनका पर्यावरण में मिश्रण हो रहा है, जैसे पौधे क्या करते हैं, पौधे CO2 को लेके O2 में बदल देते हैं, ये भी तो पर्यावरण में परिवर्तन कर ही रहे हैं, है ना। हमने पढ़ा होगा कि जो नील हरित शैवाल थे, इन्होंने पृथ्वी को वायवी बनाया, वायवी मतलब O2 लेके आए, पृथ्वी को श्वसन हेतु उपयोगी बनाया, नहीं तो इसके पहले पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं था। तो जो नील हरित शैवाल हैं, खासतौर से समुद्र में भारी मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं यही, तो इन्होंने पृथ्वी को वायवीय बनाया।
परिवर्तन किया, CO2 को कन्वर्ट कर दिया O2 में, लेकिन वो परिवर्तन पॉजिटिव था। ठीक। तो पर्यावरण में जब हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होता है जिससे सजीवों के स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र का इस पर बुरा असर पड़ता है, इसे बोल देते हैं हम क्या, पर्यावरण प्रदूषण। अब इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो पहला तो होता है वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण के अलग अलग टाइप होते हैं। एक तो गैसों का प्रदूषण कि वायु में हानिकारक गैसों का मिश्रण। दूसरा होता है कणकीय प्रदूषण, छोटे छोटे से कण होते हैं PM 2.5। 2.5 का मतलब होता है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन से कम है, माइक्रोमीटर से कम है। एक माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁻⁻6 मीटर, है ना। इससे कम अगर मीटर नहीं मिलीमीटर में बात करें तो 10⁻³ मिलीमीटर। एक और चलो उदाहरण दे देते हैं आपको, ऐसे समझ में। जो इंसान का हेयर होता है, बाल जो होता है इंसान का, वो होता है 70 माइक्रोमीटर, उसका व्यास होता है। अब इसका 70 होता है, इसका 1/70 मतलब इसका 70वां भाग, इसको ऐसे कट करो कि 70 भागों में डिवाइड कर दो, फिर जो एक भाग बचता है वो होता है आपका PM1 यानी 1 माइक्रोमीटर। और हम बात कर रहे हैं PM 2.5, है ना। तो ऐसे करके अब सोचो कितने छोटे छोटे कण होते हैं पूरे वायुमंडल में, ये मिश्रित हो गए गैसों में। जब आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों में चले जाते हैं और फेफड़ों में क्या है, जाम हो जाते हैं, श्वसन में तकलीफ हो जाती है, कैंसर कारक होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो कणकीय प्रदूषण। फिर आ जाता है एक धूम कोहरा। धूम कोहरा क्या है, धूम मतलब धुआं, धुआं नहीं, केवल धुआं नहीं है, धुआं है इसमें, इस जलवाष्प होती है, धूलकण होते हैं, SO2 भी होती है। ये मिलके क्या बनाते हैं, धूम कोहरा। धूम कोहरा दो टाइप का होता है। एक तो जो मैंने बताया नॉर्मल वाला है, क्लासिकल। आगे चल के फोटोकेमिकल स्मॉग देखोगे, उसमें क्या है, आपकी ओजोन भी मिल जाती है, पर एसिटिल नाइट्रेट भी मिल जाता है, वो देखेंगे। दूसरा प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बारे में सभी जानते हैं, तीव्र ध्वनि, है ना, सबने साइंस में पढ़ ही लिया होगा। नॉर्मल ध्वनि कितनी चाहिए, 40 से 60 डेसिबल, डीबी में मापते हैं इसको, डेसिबल। अब इससे ऊपर चली जाए ध्वनि प्रदूषण, इससे कम हो तो वो वैसे ही नहीं सुनाई देगी, ठीक है। तो ये हो गया ध्वनि प्रदूषण, जानेंगे। फिर आ गया जल प्रदूषण। जल प्रदूषण भी आपका विस्तृत टॉपिक है और ये प्रकार ही हैं सारे प्रदूषण के। तो जल प्रदूषण में हम पहले नॉर्मल सतही जल देखेंगे, इसके बाद भौम जल देखेंगे, समुद्री जल प्रदूषण देखेंगे, ठीक है। तो सतही जल, भौम जल, फिर समुद्री जल प्रदूषण। अब इसी की वजह से एक सुपोषण शब्द आता है, यूट्रिफिकेशन जिसे बोलते हैं, सुपोषण। वैसे देखने में तो सू लगा है, अच्छी बात होनी चाहिए। होता क्या है, जो भी हम फसल वगैरह, फसल में हम नाइट्रोजन वाली उर्वरक यूज करते हैं, अमोनिया वगैरह, तो N2 वाले जितने उर्वरक हैं, जो मलमूत्र वगैरह भी होता है उसमें भी नाइट्रोजन होती हैं, फास्फोरस वगैरह भी होते हैं, मलमूत्र वगैरह। तो ये सब चीज़ें क्या फसल वगैरह के लिए पोषक पोषण प्रदान करते हैं। तो जब कोई तालाब वगैरह होता है उसमें क्या होता है, ये सब बह के चला जाता है जल, सीवेज वाला पूरा जल, खेत की फसल से जो ओवरफ्लो होता है वो। तो इसमें नाइट्रोजन वाले पदार्थ आ गए, इसमें जब नाइट्रोजन वाले पदार्थ आ गए तो पौधे उगाते हैं, बहुत सारे पौधे उगाएंगे, शैवाल उगाएगा, मतलब तो तालाब क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बाद में ये ऐसा थोड़ी है कि पौधे उगाए उसके अंदर तो वो वैसे ही बने रहेंगे, सड़ जाएंगे। सड़ेंगे तो इनकी बायो ऑक्सीजन डिमांड, BOD, यानी कि इनके अपघटन के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और जितना ज़्यादा, समझ लो, जितना ज़्यादा अपघटन करना होता है उतनी ही ज़्यादा सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है अपने आप। तो सूक्ष्म जीवों की एक तो संख्या भी बढ़ रही है, प्लस ये ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, तो उस जगह पर बायो ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, बाकी चीज़ें मर जाती हैं जो भी उस तालाब में होती हैं। इसे बोलते हैं सुपोषण। ये भी शैवाल प्रस्फुटन भी सुपोषण की वजह से ही होता है कि शैवाल की संख्या भी बढ़ जाती है, उससे भी पानी खराब हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम अलग से डिटेल में जल प्रदूषण भी देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण। आज हम केवल वायु प्रदूषण देखने जा रहे हैं। फिर अन्य जो हैं, तापीय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये भी देखेंगे। आगे आ जाते हैं वायु प्रदूषण पर। वायु प्रदूषण क्या है, नॉर्मल है, वायु में ऐसे तत्वों का मिश्रण जो मनुष्य या जीवधारियों के स्वास्थ्य को क्या हो, हानिकारक हो। तो वातावरण में उपस्थित ऐसे कोई भी तत्व
जो मनुष्यों, जानवरों, पौधों या पूरे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो उसे बोलते हैं हम वायु प्रदूषण। प्रकार क्या होते हैं? गैसीय प्रदूषण, गैस है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके नाम याद कर लें, जिसने भी केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी नहीं पढ़ी है उसके लिए बता रहे, जिसने थोड़ी पढ़ी है उसको सब पता होगा ये, ठीक है। तो CO क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसको, N2O को। इसके बाद गैसीय प्रदूषण के बाद दूसरा है कणकीय प्रदूषण। कणकीय प्रदूषण में हम क्या देखेंगे? PM10 देखेंगे और PM2.5 देखेंगे। तो PM10 क्या होता है? जैसा भी मैंने बताया कि 10 माइक्रोमीटर से कम व्यास के कण होते हैं, PM10 कहलाते हैं। PM2.5 क्या होते हैं? 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास के कण। अब ये कण कहाँ से आते हैं? जितनी भी निर्माण गतिविधियाँ, सीमेंट, धूल, मिट्टी, इसका यहाँ से आते हैं। जो भी वाहन चलते हैं वो उससे भी कणकीय प्रदूषण निकलता है। अन्य जो भी गतिविधियां हैं, फसल वगैरह जो होती है, बुवाई, कटाई, जुताई, हर चीज में ये कणकीय प्रदूषण निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा कणकीय, यहाँ तक कि जो धुआं होता है वो भी कणकीय प्रदूषण का ही रूप होता है। तो इनके अलग अलग जो साइज होते हैं, अब तो PM1 पर भी काउंट होने लगा है। PM1 की भी एक प्रकार से अभी देखोगे हम कि जो इंडेक्स है उसमें इसकी जांच होती है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 माइक्रोमीटर। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होता है। ये जो कण की हम बात कर रहे हैं, इस किसकी बात कर रहे हैं? 2.5, मतलब 2.5 माइक्रोमीटर से कम इसका व्यास होगा उस कण का। मनुष्य के बाल का साइज जैसा मैंने बताया कि उसका व्यास जो होता है 70 माइक्रोमीटर होता है, 70 गुना बड़ा होता है PM1 से। अब प्रदूषण के स्रोत देख लेते हैं। घर के अंदर ठोस ईंधन का जो दहन होता है खाना वगैरह बनाने के लिए, हालांकि अब मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस सिलेंडर दे ही दिए हैं। उज्ज्वला योजना से याद आया, डेली एक स्कीम पर काम हो रहा है जो आपका पेड ग्रुप है टेलीग्राम पर। जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है वो अपनी स्लिप शेयर करे, वो अपने चैट सेक्शन में जाए। चैट सेक्शन में लेखपाल नाम से ग्रुप बना होगा, उसमें जो आखिरी मैसेज होगा पूरा मैसेज ध्यान से पढ़ो, जो जो बोला गया वो फॉलो करो, तुरंत जुड़ जाओगे। उसी में लिंक भी दी है ग्रुप की, ठीक है। तो उज्ज्वला योजना में मोदी जी ने क्या किया है, सबको ही गैस सिलेंडर ऑलमोस्ट अब दे ही दिए हैं। तो अब जो ईंधन पर, लकड़ी वगैरह पर खाना बनता था थोड़ा कम हो गया। सिगरेट का धुआं, हालांकि हम लोग सोचते हैं कि मैटर नहीं करता है, देखो मैटर कर रहा है यहाँ पर। निम्न स्तरीय वायु संचार, ये इंपॉर्टेंट समझना। निम्न स्तरीय वायु संचार क्या होता है? जब वायु का संचार पृथ्वी के धरातल के बिल्कुल नजदीक होता है। ये कब होता है? सर्दी में। जब सर्दी होती है, वायु ठंडी होती है, वायु ठंडी होकर हमेशा जमीन पर बैठती है। जब वायु जमीन पर बैठेगी तो अपने साथ उसमें धूल के कण भी होंगे, है ना, जलवाष्प भी होगी, ये सब चीजें। तो सर्दियों के दिनों में वायु जमीन के बिल्कुल पास में बैठी रहती है, धूल कण, जलवाष्प वगैरह ये होते हैं और संचार यहीं हो रहा होता है, तो ये मनुष्यों को प्रभावित करता है। अन्य घरेलू प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं जिनकी वजह से प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण। घर के बाहर क्या होते हैं? बड़े वाहन, क्या छोटे बड़े सारे वाहन। औद्योगिक प्रक्रियाएं, जितने भी उद्योग चल रहे हैं, वन की अग्नि, जैव भार का दहन। जैव भार होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम की सारी चीज़ें आ जाती हैं। पेट्रोलियम में केवल पेट्रोल नहीं आता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस, CNG वगैरह सब कुछ आ गया। निर्माण कार्य, जो भी मकान बिल्डिंगें बनती हैं, वो सारी चीज़ें। अब आते हैं प्रमुख प्रदूषक, उनके स्रोत क्या क्या हैं और उनका क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है मानवीय स्वास्थ्य पर। तो CO प्लस CO2 देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन आधारित पॉल्यूटेंट्स देख रहे हैं पहले। तो लकड़ी के जलाने से, कोयला के जलाने से, अन्य जीवाश्म ईंधनों के जलाने से क्या होता है? ये दोनों चीज़ें बनती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब इनका अपूर्ण दहन होता है। दहन पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण होता है, तो CO बन जाती है। प्रभाव क्या होता है? वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है इससे। श्वसन संबंधी समस्याएं, एक और बताते हैं। CO जो होती है, CO की हीमोग्लोबिन, Hg जो होता है, इसमें आयरन होता है। ये तो साइंस में सबने पढ़ा होगा। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इसी आयरन से ऑक्सीजन जोड़ के पूरे शरीर में जाती है, पहुंचती है। लेकिन जो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की जो क्षमता है वो, नहीं ऑक्सीजन नहीं, आयरन के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा होती है।
तो जब कभी व्यक्ति घर में, वो देखते हो ना कोयला की कुछ जला के सर्दियों में, अभी हाल ही में आया था 2-3 दिन पहले, ट्विटर पे बहुत ट्रेंड कर रहा था। एक व्यक्ति क्या गया, बाहर घूमने गया पहाड़ियों तरफ, हिमाचल वगैरह, गाड़ी में ही सो गया, क्योंकि सोने के कहीं होटल वगैरह होंगे नहीं, भीड़ लग रही थी अभी न्यू ईयर पर, न्यू ईयर के जस्ट 2 दिन पहले की बात है। गाड़ी में वो व्यक्ति सोया तो उसने सोचा थोड़ी ही गर्मी बनी रहे, उसने कुछ वहाँ पे जला लिया कोयले वगैरह। सुबह गाड़ी खुल नहीं रही थी, पुलिस वाले वगैरह आए, उन्होंने खोली तो मृत था। मीन्स व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, सीधी मृत्यु होती है, कुछ भी पता नहीं चलता। तो जब भी कोई व्यक्ति अंदर बंद कमरे में कोई ये आग वगैरह जला लेता है ना, बंद कर लेता है, तो वहाँ क्या होता है, सीओ बनने लगती है पूरे कमरे में, ऑक्सीजन की मात्रा कम। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, सीओ की मात्रा ज़्यादा हो गई, और सीओ की आयरन से जुड़ने मतलब हीमोग्लोबिन से जुड़ने, हीमोग्लोबिन से जुड़ने की जो क्षमता है वो 250 गुना ज़्यादा है। तो क्या होगा, जुड़ जाएगी, और व्यक्ति क्या है, सीओ ले रहा है O2 की जगह, सीओ ले रहा है तो मृत्यु होगी सीधी, होश ही नहीं रहेगा कि कर क्या रहे हैं। तो CO + CO2 प्रभाव बता दिए। अब आते हैं सल्फर आधारित प्रदूषक जो हैं SO2 और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कहाँ कहाँ से इसका वो होता है, एक तो होता है ऊर्जा संयंत्र, जितने भी ऊर्जा, जहाँ पर भी जीवाश्म ईंधन का दहन होगा, चाहे कोयला हो चाहे पेट्रोलियम का कोई भी उत्पाद हो, उसमें सल्फर पाया जाता है, सल्फर का दहन होगा SO2 बनेगा। तो ऊर्जा संयंत्र, जो परिशोधनशालाएं हैं जहाँ पर तेल का परिशोधन होता है, जो रिफाइनरी की बात हो रही है, जैसे जामनगर में है रिलायंस की। ज्वालामुखी उद्गार से भी SO2 निकलती है। जीवाश्म ईंधनों का दहन, इन सब से क्या होता है, SO2 निकलती है। जो ऊर्जा संयंत्र है वो थर्मल हैं, आजकल सारे थर्मल हैं, तो यहाँ कोयला का दहन हो रहा है। प्रभाव क्या होता है इससे, तो मैंने बताया था कि अम्लीय वर्षा किस किस चीज़ से होती है, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 से, और एक SO2 से, इन दो से होती है। इनसे अम्ल वर्षा, NO2 से HNO3 बना लेता है, और SO2 से H2SO4। ठीक, तो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, श्वसन संबंधी समस्याएं आती हैं, पौधों में जो पर्णहरित होता है क्लोरोफिल, इसका ह्रास हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SO2 का क्या प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं नाइट्रोजन आधारित प्रदूषक क्या है, NO, N2O। नाइट्रोजन आधारित प्रदूषक, जो भी किसी भी जीव जंतु का जो मलमूत्र होता है ना, उसमें नाइट्रोजन, खासतौर से मूत्र की बात करूँ तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, अमोनिया वगैरह आपने देखा, यूरिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो इसके मेन स्रोत क्या है, प्राकृतिक रूप से बिजली का चमकना। जब भी बिजली चमकती है तो वायुमंडल की जो N2 है ना, वो टूट जाती है। वैसे तो वायुमंडल में पूरी 78% नाइट्रोजन ही है, लेकिन ये नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में है, क्रिया नहीं करती है, लेकिन जब बिजली चमकती है तो ये टूट जाती है। वाहनों से, जब वाहन जो होते हैं जिनका इंजन में तापमान उच्च हो जाता है, उससे भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड की निकासी होती है। इसको नॉर्मली लिखा जाता है NOx। इसके कई टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। प्रभाव क्या होता है, आँखों तथा फेफड़ों में जलन होती है, पौधों की उत्पादकता में कमी आती है, और अम्ल वर्षा होती है। फिर कुछ हाइड्रोकार्बन है जो प्रदूषक आते हैं, बेंजीन और एथिलीन। कहाँ से आते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल मतलब वाहन वगैरह, पेट्रोलियम उद्योग, अगर ईंधनों का अपूर्ण दहन हो रहा है तो। प्रभाव क्या होता है, श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं, कैंसरकारी भी होती है, तो कैंसर भी होता है। मीथेन इंपॉर्टेंट है, मीथेन बहुत सारी चीज़ों से बनती है, ग्रीन हाउस गैस है। हालांकि ग्रीन हाउस गैसेस पर एक क्लास और आएगी आपकी, जिसमें सारी ग्रीन हाउस गैसेस आ जाएंगी, और जो आपकी ओजोन लेयर है उसको, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं उन पर आ जाएगी, और उसको रोकने के लिए जो भी अभी समय चल रहे हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मीथेन, कृषि से 40% जो उत्सर्जन होता है मीथेन का ना, 40% कृषि से होता है। कृषि में केवल फसल नहीं आती है, जुताई होता है वहाँ से मीथेन निकलती है, धान के खेत होते हैं वहाँ से मीथेन निकलती है। मवेशी जो होते हैं वो ज़्यादातर मीथेन छोड़ते हैं, उनकी जो पाचन क्रिया होती है, जो वो डकार वगैरह लेते हैं, उससे भी मीथेन निकलती है। जो गोबर को ऐसे ही खुले में छोड़ देते हो तो मीथेन बनाते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो गोबर गैस होती है उसमें मीथेन की बहुत भारी मात्रा होती है। ठीक है, धान के खेत हो गए, कोयला खनन हो गया, तेल या प्राकृतिक गैस का उत्पादन और परिवहन, इन सब जगह से क्या होती है, मीथेन निकलती है। जो खुले में कूड़ा कचरा होता है, सड़ता रहता है, उससे भी मीथेन का उत्पादन होता है। तो लैंडफिल तथा जैविक कचरे के सड़ने से CH4 का उत्सर्जन।
आर्द्र भूमियाँ जितनी वेटलैंड होती हैं इनसे भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। प्रभाव क्या होता है, क्योंकि मीथेन अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है तो ग्लोबल वार्मिंग, ये ओजोन बनाती है। मीथेन जो होती है ना वायुमंडल में, वैसे ओजोन जो समताप मंडल में है 15 से 35 किलोमीटर के बीच, वो तो बहुत लाभदायक है। वो क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट वी किरण यूवी बी को अवशोषित कर लेती है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। लेकिन यही मीथेन जब निचले वायुमंडल में आ जाती है तो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, कैंसर वगैरह हो जाता है इससे। ठीक है, मीथेन नहीं, ओजोन की बात हो रही है। तो यही ओजोन जब निचले वायुमंडल में आ जाती है तो नुकसान करती है, और ये मीथेन क्या करती है, ओजोन का निर्माण करती है। फसल की उत्पादकता में भी कमी आ जाती है मीथेन से। फिर छठवां है पार्टिकुलेट यानी पीएम, पार्टिकुलेट मैटर जिसे बोला जाता है, या कणकीय प्रदूषण हिंदी में बोला जाता है। इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या होता है, जब भी कोयला वाले संयंत्र होते हैं ना, बिजली के संयंत्र, तो कोयला जलता रहता है, कोयला जल के उसके जो छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं ना वो इकट्ठे होते हैं उसकी तली में, और धुएं के साथ भी वो जाते हैं, जो चिमनी लगी होती है इससे भी उड़ते हैं छोटे छोटे, इसी को जो नीचे इकट्ठे होते हैं ये फ्लाई ऐश होती है। ठीक है, तो फ्लाई ऐश, सीसा, अन्य धातुएं भी, उनके छोटे छोटे कण, धूल, रेशा, निलंबित कणकीय पदार्थ में PM1, PM2.5 और PM10 ये आ जाएंगे। अब इनके सोर्स क्या है, ताप विद्युत संयंत्र, निर्माण जो गतिविधियां हैं, जो भी निर्माण कार्य होते हैं, धातु शोधन और मोटर वाहन। प्रभाव क्या होता है, स्मोक का निर्माण होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, आरबीसी का जो निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स का, उसमें बाधक होते हैं और कैंसरकारी होता है। यहाँ पर सारे प्रदूषक जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे आ गए। कुछ प्रदूषक आपके देखो ठोस अपशिष्ट वाले होते हैं। इन तीन चीज़ों पर क्लास आएगी। इसके बाद एक क्लास, जैसे मैंने बोला, एक क्लास आपकी ओजोन लेयर जो है और ग्रीन हाउस गैसेस GHGs इस पर, और अगर ये छोटी होगी तो इसी के साथ मिक्सअप कर देंगे हम क्या, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्योंकि करंट में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है। अगर नहीं होगी तो फिर 2 क्लासेज हो जाएंगी, तो टोटल 5 क्लास आएंगे, है ना। वैसे 4 का ही टारगेट है कि 4 में आपका पूरा समाप्त हो जाए। सामान्य धूम कोहरा, क्लासिकल स्मॉग बोला जाता है इसे। इसमें क्या होता है, धूम, धूल, धुआं वगैरह, इसके कण, जलवाष्प, कोहरा, जलवाष्प, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये मिलके बनाते हैं, जिसे अपचायक धूम कोहरा भी कहा जाता है। ये नॉर्मली हर जगह होता है। दूसरा होता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, फोटोकेमिकल स्मॉग, इसे लंदन टाइप कोहरा भी बोलते हैं, क्योंकि लंदन में बहुत ज़्यादा होता था पहले। किन दशाओं में होता है यह, उष्ण मतलब गर्मी चाहिए, ऐसा नहीं सर्दी की बात हो रही, शुष्क तथा साफ धूपमयी जलवायु में होता है। आपने देखो कई बार गर्मियों में धूल वगैरह मंडराती रहती है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, हाइड्रोकार्बन भी होंगे आपके। इसके बाद प्लस होगा पर एसिटिल नाइट्रेट पेन। इसके बाद अगर जाओ तो O3 ओजोन, और धूल धुआं तो रहेगा ही रहेगा। ये मिलके बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट VOC, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड, शुरुआत इनसे होती है। अब इनसे शुरुआत होगी और ये वाहनों से प्रोड्यूस होते हैं, और बाकी चीज़ें मैंने बताई दी कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, NO2 होती है। NO2 को UV रेडिएशन में टूट जाती है और NO+O बनता है, तो ऑक्सीजन, एक नेसेंट ऑक्सीजन मिल गई हमको। इस ऑक्सीजन में O2 के साथ ये मिलेगी तो बना देगी ओजोन। तो पहला सबस्टेंस हमें फोटोकेमिकल स्मोक का मिल गया कि O3, जो धरातली ओजोन है वो मिल गई। दूसरा जो सबस्टेंस होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड, कीटोन्स और पर एसिटिल नाइट्रेट, ये सब हाइड्रोकार्बन वगैरह से बनते हैं। इतना ज़्यादा रिएक्शन की आपको ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हैं। बस ये जान लो कंपोनेंट क्या होते हैं, O3 होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन होते हैं, पर एसिटिल नाइट्रेट, और धुआं जलवाष्प वगैरह तो रहती है, और ये मिलके, जलवाष्प नहीं रहती है, ठीक है, धुआं वगैरह, और ये मिलके बनाते हैं क्या, फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक, अब आ जाते हैं विभिन्न प्रदूषण संबंधी सूचकांक। देखो 2015 के पहले तो हमारे पास कोई सूचकांक प्रदूषण पर था ही नहीं, है ना।
और हालांकि दिल्ली में, खासतौर से दिल्ली एनसीआर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या पिछले 20 सालों से है। जब से मैं दिल्ली में हूँ मैं तो देख रहा हूँ कि समझ लो सांस लेना मुश्किल होता था। जब मैं पहली साल यहाँ पर आया था तो 1 महीना जो सर्दी का था ना, डेली खांसी आती। मुझे लगता है प्रॉब्लम क्या हो गई। पता चला कि एक तो पॉल्यूशन बहुत हाई था, और जहाँ से मैं साउथ से आया था तो साउथ में तो पॉल्यूशन था नहीं, तो यहाँ पे एकदम आते ही वो चीज़ें एडॉप्ट। फिर सुबह से ठंडे पानी से नहाना वगैरह, ये तो और ज़्यादा समस्या हो रही थी। अब जब ये सारी चीज़ें दिल्ली में इतने टाइम से फिर भी कोई सूचकांक नहीं था कि मापन क्या हो, फिर 2 3 4 सूचकांक अब आ गए हैं, तो वह देख लेते हैं। एक है सफ़र। फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सफ़र। हिंदी में फुल फॉर्म की बात करें तो वायु गुणवत्ता की बात हो रही, मौसम पूर्वानुमान की बात हो रही है, और अनुसंधान। मतलब इसमें केवल ये सूचकांक नहीं है, अनुसंधान प्रणाली भी है, वायु की गुणवत्ता भी नापता है और मौसम का पूर्वानुमान करता है, पूरा है सब कुछ। किसके अंतर्गत प्रारंभ किया गया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रारंभ। इंपॉर्टेंट है, किस मंत्रालय के अंतर्गत? आईआईटीएम पुणे, जो भारतीय मौसम विज्ञान संगठन है, इसका इंस्टीट्यूट है, मौसम विज्ञान इंस्टीट्यूट पुणे में, इसके द्वारा विकसित किया गया। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो मौसम संस्थान है पुणे वाला, वहाँ पर कौन सा सुपर कंप्यूटर लगा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देश का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में से एक है जो वहाँ पे लगा है, टॉप 3 में आता है वो, इसके द्वारा विकसित है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा संचालित है, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संचालित है। प्रमुख महानगर, जो भी देश के प्रमुख महानगर हैं, इनमें क्या है? वास्तविक समय में वायु की गुणवत्ता की जानकारी देना, ये इसका लक्ष्य है और देता भी है। प्रदूषक, किन किन प्रदूषकों की निगरानी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो PM2.5 PM10 तो हर जगह है, लेकिन इन्होंने PM1 भी शामिल किया है। PM1, PM2.5, PM10। ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन अगर आप लोगों को नहीं बताया, वैसे तो बता दिया होगा, अगर नहीं बताया होगा आगे क्लासेज में आ जाएगा। अभी नॉर्मल इतना समझ लो, जो भी धुआं होता है ना, वही धुआं क्या होता है, आपने देखा होगा हर जगह ये चिपक जाता है, पेड़ों पे चिपक जाएगा, बर्फ़ पर चिपक जाएगा। और जब ये किसी चीज़ पर चिपक जाता है तो क्या होता है, उसका उस पर जो भी ऊष्मा पड़ती है उसको अवशोषित कर लेता है। नॉर्मल जो बर्फ़ रहती है उसमें क्या होता है, वो जो ऊष्मा होती है वो परावर्तित कर देता है ऊष्मा को, जिसे बोलते हैं अल्बेदो। जितनी प्रकाश की किरणें या ऊष्मा पड़ी और उसको परावर्तित कर दिया, उतना ही ज़्यादा अल्बेदो होगा। लेकिन जब ये सतह काली हो गई, तो काले के बारे में तो हमने पढ़ा है, सबसे ज़्यादा अवशोषण क्या करता है? काला चीज़। तो ये होता है ब्लैक कार्बन। और ब्लैक कार्बन आता कहाँ से? जब पेड़ पौधे, वृक्ष या जो भी जीवाश्म ईंधन है, इनके दहन से। मीथेन, गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन, VOC, बेंजीन और मरकरी यानी पारे, इन सबको ट्रैक किया जाता है कि इनकी कितनी मात्रा है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जो परमिसिबल है उससे ज़्यादा तो नहीं है, क्या है क्या नहीं। अन्य निगरानी क्या क्या होती है? तो पराबैंगनी विकिरण कितना है, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, पवन की गति और दिशा, इन सब की निगरानी होती है। यानी सफ़र जो है सबसे ज़्यादा विस्तृत है। दूसरा है NAAQS, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक। इसको किसने बनाया? CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, देश का एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके द्वारा अधिसूचित है। और ये मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया भी था CPCB पर, क्विज में, ग्रुप में दिया था, पेड ग्रुप में। ठीक है, तो CPCB द्वारा अधिसूचित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1981 के तहत ये अधिसूचित है, मतलब इस एक्ट के द्वारा इसको शक्तियां मिलती हैं। यह कितने प्रदूषकों को कवर करता है? तो 12 प्रदूषकों को कवर करता है। क्वेश्चन आता है SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM10, PM2.5, ओजोन, सीसा, CO, अमोनिया, बेंजीन, बेंजोपायरेन, आर्सेनिक और निकेल। अगर इन सब में देखो ना, एक चीज़ जो कॉमन नाम आता है लोगों का, मीथेन, वो किसी में शामिल नहीं है, CH4। और अगर देखो तो क्या CO2 शामिल है किसी में इस वाले में? ये भी नहीं शामिल है। तो क्वेश्चन यही पूछ देते हैं कि कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, हालांकि अगर इसकी बात करो, इसमें भी आपका क्या है? CO2
शामिल नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो शामिल है लेकिन CO2 शामिल नहीं है। अब चलते हैं तीसरे वाले पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसको कब शुरू किया गया था, किस लिए? स्वच्छ भारत अभियान के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह एक कलर कोडेड इंडेक्स है। कलर कोडेड इंडेक्स का मतलब है कि कलर में दर्शा देता है। ग्रीन रहता है अगर वायु अच्छी है, गुणवत्ता अच्छी है, फिर धीमे धीमे हो जाता है येलो हो जाता है, फिर रेड हो जाएगा, फिर सीवियर रेड हो जाएगा, ऐसे होता है ना। इसके तहत 6 श्रेणियां हैं। अच्छी, वायु गुणवत्ता अच्छी है, संतोषजनक, है ना, फिर खराब, अति खराब, गंभीर, ऐसे हैं। यह केवल 8 प्रदूषकों को मापता है, तो किसी में भी 2 चीज़ें नहीं है, CO2 किसी में भी नहीं है और मीथेन CH4 किसी में नहीं है, ये ध्यान रखना। PM10, PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर हैं सभी में, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, O3, CO, अमोनिया और लेड। ठीक, ये तीनों जितने सूचकांक थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो करंट में न्यूज में रहते हो, हाल के ही है, सब कुछ आपको बता दिया। अब चलते हैं गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल पर। ये चूंकि बाकी तो सारे प्रोटोकॉल आप लोगों की क्लासेज में अभी जितने होंगे आ भी चुके होंगे, जो बच्चे होंगे आज भी आ जाएंगे और नेक्स्ट क्लासेज में आ जाएंगे। कई बार तो वो मैं रिपीट भी कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब अगली क्लास में भी आप पढ़ोगे वही सेम चीज़ पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, तो गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल क्या था, 1999 में अंगीकृत किया गया था। इससे मेनली जो कड़कीय प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। फिर 2012 में इसमें संशोधन किया गया और 4 जो मुख्य प्रदूषक हैं इनके लिए हर देश की एक राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की गई। अब जिन्होंने भी अपने यहाँ इसको एडॉप्ट किया होगा उन्हीं पर इस सीमा क्या होती है, लागू होती है। वो कौन कौन से 4 थे? SO2 नाइट्रोजन की ऑक्साइड, जैसे मैंने बोला NOx लिखा जाता है, जिसमें NO आ जाता है, NO2 आ जाता है। ठीक, VOC वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, अमोनिया NH3। ये बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी का एक लेवल आए और शुरुआत से ही ऐसी तैयारी हो कि आपको एग्ज़ाम बहुत आसान लगे, आराम से बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक माहौल रहता है क्लास वाला, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं सभी टॉपिक पर, जितने सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस में सब पर, और टॉपिक वाइज क्लासेज आएंगी सब पर, और PDF दे दी जाएगी। वैल्यू एडिशन क्लासेज आएंगी करंट अपडेट के साथ, जो और भी ज़रूरी होगा क्लासेज में हर कुछ पर क्लास आ जाती है। ठीक है, लास्ट तक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, डेली टास्क, टारगेट, प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज भी टेस्ट हो जाते हैं, बीच बीच में फुल टेस्ट होंगे। रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो जो भी आपके डाउट होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ज्वाइन कैसे करना है? GS रेवोल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या जाना है, एप्लीकेशन के अंदर ऑल कोर्सेज में सेक्शन में, या एप्लीकेशन के अंदर एक स्टोर करके ऑप्शन आता है, उसमें चले जाओगे तो आपको सभी कोर्स दिख जाएंगे। जो भी कोर्स आपको लेना है वहीं ऐप से परचेज कर लोगे, परचेज करते ही ऐप पर ओपन हो जाएगा सारा कंटेंट। उसकी स्लिप टेलीग्राम नंबर पर भेज देना है, इस वाले पर, तो फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। टेलीग्राम पर सारी चीज़ें, जितनी ग्रुप कॉल है, जो भी नया टास्क वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ दी जाती हैं। कोई अगर प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। बाकी और भी बैच चल रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट का चल रहा है, UPSI का चल रहा है, इसको भी ज्वाइन करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। UPSI की तो ऐसी तैयारी होगी 200 नंबर की, हिंदी प्लस GS वाला जो 200 नंबर सेक्शन है, कि उससे बाहर नहीं जाएगा। अब आते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए भारत सरकार ने। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम, हालांकि उसके पहले जल प्रदूषण अधिनियम आ गया था 1974 में, ठीक, और CPCB की स्थापना भी इसी के तहत कर दी गई थी। फिर आया वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, तो इसके भी क्या दे दिए, इनको अधिकार दे दिए। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया, ये तो छाता अधिनियम बोलते हैं इसको, अम्ब्रेला अधिनियम, इसमें तो पर्यावरण के सभी घटक आ जाएंगे, वायु, जल, ध्वनि वगैरह सब, मृदा, 1986 में। फिर एक कार्यक्रम आया, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, 2019 में शुरू किया गया। इसमें क्या था कि देश के जो प्रमुख शहर हैं, ये 100 प्लस थे, 130 प्लस हो गए थे बीच में, ठीक है, तो जो देश के प्रमुख शहर हैं उनमें PM10 और PM2.5, अब PM10 और PM2.5 तो नहीं समझाना पड़ेगा, समझा दिया अभी। इसका जो स्तर है, तो 2017 में जो स्तर था वो 2024 तक कितना है, 20 से 30% कम करना है, यानी आगे बिल्कुल ना बढ़े, और जो 2017 में स्तर था
उसका कम से कम 30% कम हो। और ये ऐसा हुआ है, वाराणसी वगैरह में 68% तक कम हुआ है ना, ऐसी न्यूज आई थी इस बार की। तो ये कम करना था, यही सब लिखा है यहाँ पर। दूसरा है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड BSES। तो आपने देखा होगा BS4 का नाम सुना होगा वाहनों में, BS6 का नाम सुना होगा। BS4 से हमने BS5 लागू नहीं किया, हम सीधा BS6 पर आ गए। क्यों? ये इंजन की ओर दर्शाता है, जो वाहनों का इंजन होता है ना, तो उसमें जो ईंधन दहन होता है वो कितना कणकीय प्रदूषण है और कितना CO कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, इसकी लिमिट तय होती है। तो BS4 में ज़्यादा छोड़ता है, 6 पर आ गए हैं तो उसमें और लिमिट हो गई तय कि ऐसा इंजन बनाना है कि कम से कम। और जब कम से कम छोड़ेगा तो क्या होगा कि ईंधन की खपत ज़्यादा होगी, थोड़ी चीज़ें मतलब कॉस्टली पड़ेगा, बट ये चीज़ें आपको लागू करनी हो। ये लागू कर दी हैं इंडिया में। अभी तो दिल्ली में जब पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया था तो कोर्ट ने जो BS4 वाहन है वो बैन ही कर दिए थे, दिल्ली में घुस ही नहीं सकते थे। तो यह भारत में किसी वाहन द्वारा उत्सर्जित CO तथा कणकीय पदार्थों की मात्रा की वैध सीमाएं हैं। ईंधन दक्षता, इंजन डिजाइन इसमें शामिल होता है। 2020 तक BS4 से सीधा BS6 में स्थानांतरण की योजना बनाई थी। EPCA, एक CPCB का नाम सुना होगा, अभी बात हुई है, पूरे देश के लिए है ये। एक EPCA है, ये केवल NCR, दिल्ली NCR के लिए बनाया गया था, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। ये क्या करती है, दिल्ली में जब भी प्रदूषण बढ़ जाता है तो ये लागू करती है ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। उसमें कई सारी पाबंदियाँ आती हैं, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 में। और जैसे ही उसका बढ़ता जाता है ना, वैसी पाबंदियाँ बढ़ती जाती हैं, 3 में कम होती हैं, 4 में और ज़्यादा। तो इसके बारे में अगर पूछे तो दिल्ली NCR में लागू है। और EPCA भी किसके लिए? दिल्ली NCR के लिए। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय देख लेते हैं, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन, कई बार बता चुके हैं, 1972, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन सब पर हुआ था ये। फिर एक अभिसमय हुआ लंबी दूरी की सीमा पार वायु प्रदूषण पर अभिसमय। ऐसे कुछ प्रदूषक होते हैं वायु में जो हवा के साथ बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। तो पता चले अमेरिका में, USA में वो छोड़ा गया और इंडिया आ गया। तो इस बार फिर एक अभिसमय आया कि जो ऐसे होते हैं, पता चले आपने पॉल्यूशन तो आपने फैलाया है और कोई दूसरा देश उससे प्रभावित हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि आपको इस पर नियंत्रण करना होगा। इसके लिए अभिसमय आया 1979 में। फिर वियना अभिसमय आया ओजोन के संरक्षण के लिए 1985 में, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं थे। फिर ओजोन के संरक्षण के लिए जो मेन अभिसमय आया वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। और ये सबसे दुनिया की सबसे सफल संधि है। जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस थे सबको रिमूव कर दिया गया, नए वाले भी अब शामिल कर लिए गए। ओजोन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। फिर इसी में फिर से संशोधन कर दिया गया, किगाली संशोधन, रवांडा में है किगाली ना, तो वो देखेंगे। ये सब ओजोन वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में आएगा। बेसल अभिसमय क्या था, 1989 में हुआ था। जो खतरनाक अपशिष्ट हैं इनके सीमा पार संचलन, जितने भी यूरोपियन देश हैं, अमेरिका वगैरह, ये क्या करते हैं ना, जब इनके वाहन वगैरह स्क्रैप हो जाए, जो भी चीज़ अपशिष्ट हो ना, उसको छोटे देशों में डंप कर देते थे। अब छोटे देश, वहाँ तो आमदनी का जरिया मिला तो लोग खुश हो गए, वो ये नहीं जान रहे कि ये आगे चल के कितना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण करने वाला है। तो उस पर एक कन्वेंशन था। फिर UNFCCC का नाम सुना ही होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपको जलवायु परिवर्तन वाले में बहुत डिटेल में पढ़ा है, 1992। स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 वाला, ठीक है। इसमें क्या था, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ऐसे ऑर्गेनिक कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हजारों सालों तक, कई सैकड़ों सालों तक रहते हैं, कई ऐसे रहते हैं 500 साल, कई 1000 साल, कई 100 साल, ऐसे करके वायुमंडल में बने रहते हैं। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, वो जिनसे उनका उत्सर्जन हो रहा है उनको बैन करना, इस पर बात हुई इसमें। और ऐसे 12, शुरुआत में 12 थे जिन्हें डर्टी डजन बोला जाता है। तो डर्टी डजन किससे संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, POP। मीना माता अभिसमय, पारे से एक रोग होता है, पारा जो होता है ना, उससे रोग होता है जिसे बोला जाता है मीना माता सिंड्रोम। अब इसी पर एक मीना माता अभिसमय बना 2013 में, संधि हुई, जिसमें पारे का जो उत्सर्जन है, नियंत्रण है, उस पर बात हुई कि जो भी इन चीज़ों में ना मिले, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो फूड चेन है, जल है, इसमें ना पारा मिले, मनुष्य के अंदर ना जाए। फिर रॉटरडैम अभिसमय 1998, ये क्या था,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों कीटनाशकों के व्यापार के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रियाओं पर अभिसमय। मतलब जो खतरनाक कीटनाशक या रसायन है ना, तो जब आप व्यापार कर रहे हो ना तो आपको सूचना देनी होगी कि ये कीटनाशक है, इसमें ये चीज़ें मिली हुई हैं और ये हानिकारक है। फिर सामने वाले की इच्छा पर डिपेंड करेगा वो मंगाना चाहता है कि नहीं। इस पर बात हुई। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। अगर क्लासेज आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो ज़रूर शेयर करें। आपके टच में जो भी पर्सन हो जैसे लेखपाल की तैयारी करनी है उसके साथ शेयर करें, उसे बताएं बैच के बारे में। बाकी स्वयं भी रिवीजन करते रहें। कुछ स्टूडेंटों को मैं ऐसे देख रहा हूँ कि शुरुआत में ही उनके अंदर बहुत ज़्यादा उकलाहट है, उन्हें चाहिए कि सब कुछ तुरंत मिल जाए। देखो जितनी चीज़ें होती जा रही हैं उन्हें कवर करते जाओ लास्ट में, नहीं तो आप सब कुछ अगर एक साथ दे देंगे ना कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, 25 से 30 नंबर का हमें कवर करना है नेक्स्ट एक मंथ में, यानी जनवरी लास्ट तक। उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, एक तो ये आ जाएगा एनवायरनमेंट तो ख़त्म होने को आ गया। दूसरा आ जाएगा आपका आपदा प्रबंधन 10 नंबर। इसके बाद स्कीम पर काम चल ही रहा है, स्कीम पर क्लासेज दे दिए, क्लास करो, फिर डेली एक टॉपिक पर आपस में डिस्कस कर लो, क्विज वगैरह हो गई तो एक क्लास मतलब एक स्कीम प्रतिदिन ये हो रही है तो 5 नंबर यहाँ से मान लो। इसके बाद कंप्यूटर 15 नंबर का जो आता है, इस पर आज से ही आप सभी को एक पूरा प्लान दे दिया जाएगा जिससे कि कल से आपको वो चीज़ें करनी है। तो आपको वैल्यू एडिशन PDF 10 पेज और 1000 MCQs 10 पेज ये सॉल्व करने होंगे। और हर अल्टरनेट डे पर ये होगा जिस दिन क्लास नहीं आती उस दिन। तो इस तरीके से हो गया आपका 30 नंबर का। एक महीने में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, बहुत कंप्लीट हो गई। आगे चल के फिर से अगले महीने में 30 नंबर का बनाएंगे टारगेट। ऐसे करते चलो, है ना। और फिर एक बार चीज़ें जैसी ख़त्म होती जाएंगी वैसे ही आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो पढ़ते रहो। ये कोई मतलब नहीं हुआ कि जब भी टेस्ट लिया तो आ नहीं रहे 5 नंबर, लेकिन बातें होने की ये भी दे दो, ये भी पढ़ने को दे दो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।